नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, करते हैं अपन, समय हो गया अपनी भारत भ्रमण का, तो हो जाइए तैयार। और भारत भ्रमण में आज अपन एक और स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं भारत भ्रमण की ओर। तो सबसे पहले आज हमारा जो बिंदु है, यानी आज का अपना भारत भ्रमण है, वो रहेगा हिमाचल प्रदेश का भ्रमण। हिमाचल प्रदेश का भ्रमण। साथियों, हिमाचल शब्द का अगर अर्थ अपन बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो ये हो जाएगा हिम का अचल, मतलब बर्फ का क्षेत्र ना। इसलिए हिमाचल प्रदेश को बर्फीले पहाड़ों का प्रांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फीले पहाड़ों का प्रांत कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। और यहाँ सेब भी होते हैं प्रचुर मात्रा में, तो कुछ लोग सेब का राज्य भी इसे कहते हैं। और अब अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आगे। तो सबसे पहले हमारा बिंदु है सीमावर्ती राज्य, यानी हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन है? तो साथियों, हिमाचल के जब अपन बात करेंगे उत्तर की, किसकी? उत्तर की। तो उत्तर में यहाँ आप सब लोग जानते हो हिमालय, और अपने भारत के उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है? JNK है, और अब लद्दाख भी है। तो ये दोनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। और अब अपन बात करेंगे दक्षिण पश्चिम की, यानी दक्षिण में थोड़ा और पश्चिम में, तो वह कौन हो जाएगा? पंजाब। हिमाचल के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? पंजाब है, जो कि भारत का पंजाब है। एक पंजाब पाकिस्तान का भी है, आप सब लोग जानते होंगे। अगर अपन बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ दक्षिण में हरियाणा प्लस यूपी आ जाएगा। हरियाणा भी होगा और प्लस यूपी। और अगर अपन बात करें दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व की, तो हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। और अगर बात करें पूर्व की, यानी बिल्कुल पूर्व में, तो पूर्व में हम सब लोग जानते हैं कोई देश है एक नया, और उसमें स्थित कौन सा है? तिब्बत, ठीक है। तो चीन का तिब्बत। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हमने इसके सीमावर्ती राज्यों और देश से संबंधित बात कर ली। अब अपन बात करेंगे राजधानी की। साथियों, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सब लोग जानते होंगे शिमला है। कौन सी है? शिमला है हिमाचल की राजधानी। और जब अपन बात करेंगे सबसे बड़े शहर की, तो वो भी उत्तर क्या आएगा? शिमला ही आएगा, यानी ये बड़ा शहर भी कौन सा है? शिमला है हिमाचल का। और जब अपन बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, एक दिन पहले जब अपनी कक्षा चल रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमाचल का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? राज्यपाल है, गवर्नर है। और मुख्यमंत्री की बात करें, तो वो मुख्यमंत्री तो आपको याद ही होगा, जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर। और जब अपन बात करेंगे किसकी, यानी यहाँ के, यानी इस राज्य का गठन कब हुआ, तो एक चीज ध्यान दे, राज्य के गठन से पहले ये केंद्र शासित बना था भाई। क्या बना था? केंद्र शासित बना था। तो ये ध्यान दे लेना, सबसे पहले इसे केंद्र शासित बनाया गया था। और वो कब बनाया गया था? 1950 में। ध्यान देना भाई, 1950 में ये क्या बना था? केंद्र शासित बना था। और राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को ये क्या बन गया था? नया राज्य बन गया था। तो ये भी बात ध्यान रखना। और भारत का ये 18वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 18वां। अब अगर अपन बात करें यानी इसके राजभाषा से संबंधित बिंदु की, तो साथियों राजभाषा भी इसकी भी क्या होगी? हिंदी होगी। इसकी राजभाषा भी कौन सी होगी? हिंदी होगी। तो ये भी महत्वपूर्ण बात हमने मतलब जानना है। सबसे पहले अपन लोग कुछ और भी बात इससे संबंधित करते हैं। राज्य का गठन संबंधित फैक्ट तो आपको पता चली गया है कि केंद्र शासित 1950 में बना, और 25 जनवरी 1971 को क्या हो गया, यानी ये 18वां राज्य बन गया भारत का। तो 25 जनवरी 1971 को नया राज्य बना। और राजभाषा इसकी हिंदी बात हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, यानी इस राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है ना। पहाड़ियाँ, घाटियाँ, वादियाँ यहाँ पर भी है। और जनसंख्या की, इसे भी देवभूमि कहते हैं, ये भी ध्यान देना, देवभूमि भी इसे कहा जाता है, देवभूमि। और जनसंख्या की बात करेंगे, तो जनसंख्या देखो आप लोग यहाँ कितनी है? 68,64,602 ये जनसंख्या है टोटल 2011 के अनुसार। और अगर अपन बात करें इसके जिलों से संबंधित, तो जिले की बात करें
तो यहाँ पर कुल कितने जिले हैं? 12 है। कितने हैं? 12 जिले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अब देखो बात महत्वपूर्ण आ गई है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें, यानी देश का प्रतिनिधित्व है, यानी कौन सी सीटें कितनी सीटें करती हैं और राज्य का कितनी करती हैं, तो वो ध्यान रख लेना। यानी अपने जो संसद है उसके 2 अंग है संसद के, तो उनमें यहाँ से कितने लोग जाते हैं, तो वो बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो जब लोकसभा की बात करेंगे तो मित्रों यहाँ लोकसभा से कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करेंगे तो 3 है ना। और विधानसभा की बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, विधानसभा राज्य की आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ 68 सीटें। कितनी सीटें हैं? 68 सीटें हैं, हमने ये बात कर रखी है। और इससे 2 अधिक 70 कहाँ है? दिल्ली में, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये 68 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर अब जो सरकार है वो किसकी है साथियों? बीजेपी की है। किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मैंने आप लोगों को बताया जयराम ठाकुर। और भी महत्वपूर्ण बात है कि अब बीजेपी के पास यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? 44 सीटें हैं, है ना। और कांग्रेस के पास यहाँ पर जो सीट है वो 21 है। और अन्य के पास कितनी है? 3 है। खैर आप लोगों को इतना ज़्यादा याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना, इस विधानसभा का जो नेता है वो कौन है? जयराम ठाकुर है। और वही यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और मैंने आप लोगों को बता दिया 68 कुल सीटें हैं, उसमें बीजेपी के पास कितनी है? 44 है। ठीक है, बहुमत के लिए एक मतलब 50% से एक अधिक चाहिए, मतलब आधा, यानी आधे से एक अधिक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे एक महत्वपूर्ण जुड़े हुए और बिंदु की, और वो कौन सा है? उच्च न्यायालय। कौन सा है? उच्च न्यायालय। जब बात की जाएगी किसके? उच्च न्यायालय की, हिमाचल प्रदेश के, तो अपना उत्तर वही आएगा जो इसकी क्या है? राजधानी है शिमला। राजधानी शिमला। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ राजधानी शिमला है, लेकिन अगर शरदकालीन राजधानी की बात करें, यानी शीतकालीन राजधानी की तो चर्चा में रहती है, वो है धर्मशाला। कौन सी है? धर्मशाला। ठीक है, ये भी ध्यान देना, धर्मशाला ये शीतकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, वैसे राजधानी शिमला हो गई जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। अब अपन चर्चा करते हैं यानी इससे संबंधित और बिंदुओं पर। और बिंदु क्या है? नदियां हैं। क्या है? नदियां। नदियों की बात करोगे तो आप लोगों को याद होगा वैदिक जो नदियां यहाँ बहती है, वैदिक नदियां आपने वो नाम भी सुने होंगे, सप्त सिंधु में से यहाँ भी प्रमुख उनमें से है। जैसे यहाँ की मैं नदी बता देता हूँ, जैसे चिनाब है, ये लो नदियां। नदियों की जब सबसे पहले बात करेंगे तो नदियों में एक तो चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये देखो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगर आप लोग सब लोग अगर जानते हो, जानकारी आप लोगों के पास है, तो इनके वैदिक नाम भी है सभी के, अगर आप लोग जानते हो तो ये लिख करके आप अभी ट्राई कर सकते हो। जब चिनाब की बात करेंगे तो चिनाब का जो वैदिक नाम है वो हो जाएगा अस्किनी, ये लो अस्किनी। और जब अपन बात करेंगे किसकी? रावी की, तो रावी का जो वैदिक नाम है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, वो कौन सा हो जाएगा? परशुनी या परुषणी, है ना, परुषणी। और एक नाम इसका और मिलता है, इरावदी भी कहा जाता है, इरावदी। और अगर आप लोग व्यास की बात करोगे तो व्यास का जो वैदिक नाम है वो है विपाशा। मित्रों कौन सा है? विपाशा, है ना। और अगर सतलज की अगर वैदिक नाम की बात करें वो कौन सा है? सतुद्री। कौन सा है? सतुद्री। ये वेदों में नाम मिलता है, ये वैदिक नदियां हैं। और एक नदी का अगर और उल्लेख करें तो कालिंदी नामक नदी भी यहाँ पर मिलती है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कालिंदी शब्द है यमुना का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ ये यमुना नहीं है, ये कालिंदी नामक नदी है। और कालिंदी शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द भी होता है हिंदी की दृष्टि से। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो नदियां मैंने बताई 4 पर 5 हो गई, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और कालिंदी है। ठीक है, और इनको आप लोग, है ना, हम पंजाब के रूप में जानते तो उसमें एक नदी और भी आती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब अपन बात करते हैं किसकी? इससे आगे निकलते हैं नदियों से होते हुए तो पर्यटन स्थल पर चलते हैं, यानी जिस चीज के लिए हम सैर कर रहे थे यानी भ्रमण कर रहे हैं। तो एक तो चंबा जो घाटी है वो यहाँ पर है मित्रों, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है। और ये इसमें हमें ये ध्यान रख लेना है कि ये वास्तव में ये जो पूरा क्षेत्र है बहुत ही बड़ा मनोरम दृश्य से युक्त क्षेत्र है।
उसके बाद में यहाँ एक क्षेत्र और आता है डलहौजी क्षेत्र। डलहौजी क्षेत्र की जब बात करेंगे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राचीन जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ का दर्शन तो अद्भुत है, काबिल तारीफ है। तो ये भी ध्यान देख लेना। लगभग ये जो डलहौजी है का जो क्षेत्र है 14 किलोमीटर है ना का दायरा है। यहाँ पर अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं और दुर्लभ वस्तुओं का यहाँ संग्रह भी है। ये डलहौजी के नाम पर रख दिया गया है क्षेत्र का नाम, ठीक है। तो 14 किलोमीटर का लगभग का ये दायरा क्षेत्र है। अगर बात करेंगे अपन धर्मशाला की ना, तो धर्मशाला में आप लोगों को याद होगा है ना, ये धर्मशाला मैंने एक चीज़ तो आपको लोगों को बता दी, इसकी शीतकालीन राजधानी के लिए भी जानी जाती है। और एक चीज़ इस धर्मशाला में ही है ना, आप लोगों को याद होगा, यानी कि दलाई लामा ने अपना यहाँ कार्यालय बना रखा है। दलाई लामा, ठीक है, वो यहीं पर शरण लेके रुका हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दलाई लामा धर्मशाला, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं मुख्य बता देना चाहता हूँ, यानी अगले जब अपन क्षेत्र की बात करेंगे तो देखो कुफरी, ये कुफरी भी एक बहुत ही अच्छा रोचक और दर्शनीय स्थल है, ठीक है। यहाँ का एक पूरा का लगभग 40-45 किलोमीटर का आवरण है जो कि दर्शकों को रोमांचित कर देता है। इसका जो आवरण है बड़ा ही अद्भुत और विहंगम दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद में मनाली, और मनाली का तो कहना ही क्या साथियों, इतना अद्भुत दृश्य है। और ये है ना, मनाली हर समय अद्भुत दिखाई देती है ना, हर समय का मतलब हर ऋतु में, जैसे शीत ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होगी, गर्मी, किसी भी ऋतु में जाओ, ये जो दृश्य है यानी मनाली का जो आवरण है ना, जितनी इसकी सुंदरता है वो देखते ही बनती है। और ये कुल्लू के आसपास का जो क्षेत्र है ना, कुल्लू से उत्तर दिशा की ओर जब चलते हैं तब वहाँ पर है मनाली। तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि मनाली कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू से है ना जब चलते हैं किस ओर, मैंने बता दिया उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। हर मौसम मैंने आप लोगों को बताया है ना। और पर्यटकों के लिए ये ना मनाली है, ये क्या है, प्रिय है, मतलब लोकप्रिय है, ठीक है। यानी यहाँ देखने के लिए लोग जाते ही जाते हैं। और अगर ये हिमाचल में जाते हैं तो इसको देख करके जरूर आते हैं। और जब अपन बात करेंगे धर्मशाला की मित्रों, तो वो बात तो हमने कर ली है, अभी पीछे हमने की है, तो हो गई बात अपनी धर्मशाला की, ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें यहाँ के बांध परियोजना की, किसकी, बांध परियोजना की, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। बांध परियोजना, यहाँ की 2 बांध परियोजना फेमस है, तो वो आप लोगों को याद करनी है, वहां से प्रश्न आ जाता है कई बार। एक तो अपनी है पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना, कौन सी, पोंग बांध परियोजना। और एक अपन बात करेंगे यानी जो प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हो, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, बांध परियोजना। ये दोनों परियोजना क्या है भाई, प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना और एक के पोंग बांध परियोजना। अब आपसे कई बार परीक्षाओं में सीधा प्रश्न आ जाता है कि पोंग बांध परियोजना कहाँ पर है, भाखड़ा नागल कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये प्रश्न आता है। तो ध्यान दे लेना, ये पोंग तो है व्यास नदी पर और ये है सतलज पर, ठीक है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। अब अपन अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो अपना कौन सा है, महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य पशु पक्षी पुष्प वृक्ष। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प की बात करेंगे तो साथियों हिम तेंदुआ है, कौन सा है, हिम तेंदुआ है। पहले यहाँ का जो राज्य पशु था वो था कौन सा, वही जो हमने कल पढ़ा था, किसका, उत्तराखंड का, है ना, कस्तूरी मृग था। लेकिन बाद में वो कस्तूरी मृग उसका रह गया और इसका क्या हो गया, हिम तेंदुआ। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान देनी है। अब इसके पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी का नाम है जजुराना। ध्यान देना भाई, यहाँ का जो पक्षी है वो क्या है, जजुराला। कल हमने बात की थी मोनाल की, है ना, तो वो जो मोनाल है पहले इसका था लेकिन अब उसका हो गया है, ठीक है। और पुष्प की बात करेंगे अपन, यानी अपने हिमाचल प्रदेश के राज्य पुष्प की बात करेंगे तो वो हो जाएगा गुलाबी बुरांश। ध्यान देना, साधारण बुरांश तो उसका हो जाएगा, अपन कल भी चर्चा कर रहे हैं, और इसका हो जाएगा गुलाबी बुरांश, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, यानी महत्वपूर्ण चीज की, और वो भी किसकी, यानी अगले बिंदु की, और वो क्या है, वृक्ष, ठीक है। और वृक्ष की बात करेंगे तो यानी हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो ध्यान दे लेना, हिमालयी देवदारू है, हिमालयी देवदारू यहाँ का क्या है, राज्य वृक्ष है।
तो ये आप लोगों को याद हो गया। राज्य पशु क्या है? हिंद हिम तेंदुआ हो गया, यानी बर्फीला तेंदुआ है ना, बड़ा ही खतरनाक प्राणी है भाई ये वहाँ का। पक्षी की बात करेंगे तो जजुराना। पुष्प गुलाबी बुरांश और साधारण बुरांश है वो किसका हो गया? आप सब लोग जानते होंगे, कल ही हमने बात की थी उत्तराखंड की। और वृक्ष कौन सा है? हिमालयी देवदारू वृक्ष यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। तो साथियों आज हमने भारत भ्रमण के तहत एक ऐसे राज्य को जाना जो हम लोग उसके बारे में थोड़ा कम ही जानकारी रखते हैं, तो वो हुआ कौन सा? हिमाचल प्रदेश। राजनीतिक और भौगोलिक जानकारी और ऐतिहासिक जानकारी हमने अर्जित की। गठन से लेकर के इसके पर्यटन स्थलों के बारे में भी चर्चा की। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कैसा लगा आप लोगों को आज की जो कक्षा? बताना जरूर कमेंट करके, है ना। लाइक तो आप कर ही देते हो और शेयर करने में कभी कमी छोड़ना ही नहीं। और मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि आप लगातार निरंतर मेहनत करते रहें। और एक चीज और बता देता हूं मित्रों, हर रोज क्या होता है कि हर रोज, है ना, आप सब लोग जानते हो, सुबह उठते ही अपने लिए, खुद के लिए एक छोटा सा क्या बनाओ? टारगेट बनाओ। अपने लिए क्या बनाओ? एक छोटा सा टारगेट बनाओ, है ना। जो भी है आपकी मतलब कैपेसिटी के अनुसार एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट पर काम करना, है ना, शुरू कर दो। अक्सर ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बड़े बड़े मोटिवेशन लोग, है ना, स्पीच देते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य जब हम बैठे बैठे ऐसे निर्धारण कर लेंगे कि मुझे तो क्या आरएस लगना है या आईएएस लगना है, अरे मित्रों आप लगोगे जरूर, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने बैठे बैठे सीधा सोच लिया आईएएस लक्ष्य निर्धारित कर लिया और बैठे रहे नहीं। हर रोज लक्ष्य कोई भी निर्धारित करो, हर रोज का लक्ष्य आप निर्धारित करो। जैसे मान लो कि आप लोगों के पास ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ाई करनी है या मुझे इतनी विषय वस्तु को आज पढ़ना है। एक दिन का बनाओ आप लोग, मतलब हमेशा ही एक दिन का बनाओ, क्योंकि हम जानते हैं क्या ना, काल तीन होते हैं। एक तो आपने यानी भूतकाल की बात करते हैं, एक वर्तमान काल की और एक भविष्य की। तो ये जो भूतकाल है ये हमारे हाथ में अब बचा नहीं है क्योंकि चला गया है, और भूतकाल है ये हमारा अपना है। और भविष्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिसको हम अपने अनुसार नहीं डाल सकते। तो आपके पास भूतकाल है और इसी काल पर आप लोग, है ना, आज ही आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज है। आपके पास कल न तो है न अगले कल आपके पास होने वाला है। तो कहने का मतलब आप आज पर कार्य करो, एक दिन का, है ना, विजन बनाओ, एक दिन का टारगेट बनाओ और उसको हर रोज उस पर कार्य करना शुरू कर दो, उसको अचीव करना शुरू कर दो। अगर वो आप लोग पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि सफलता नहीं मिलेगी, हर हाल में सफलता मिलेगी, यानी आपकी विजय होगी, यानी आप हमें मतलब जीत कर ही दिखाओगे ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें, दो बातों पर अमल करना, लक्ष्य निर्धारित तो हर रोज छोटा भी हो भले ही, लेकिन उसको पूरा करने में लग जाओ और बड़ी आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप सफलता के बिल्कुल नजदीक भी चले जाओगे। यानी आप अपने आज को संभालो और आज के साथ जियो और आज की तैयारी करो। आपके पास यही है और यही रहेगा। चलते हैं फिर मित्रों, यानी हम अगले दिन मिलेंगे इन्हीं कक्षाओं के साथ। आज की कक्षा को मैं यहीं संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।